अच्छा जी, ये पिछली क्लास में हमने सवाल किया था। आपके आने से पहले मैंने नोट नहीं किया हुआ, ये पहले का ही नोट। इसमें एक भाई का सवाल था कि एक एंट्री हम करते थे, पीपी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, पीपी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। वो लड़का बाहर निकल रहा था, उसको बुलाओ एक। अच्छा, तो वो एंट्री कब करते थे? पीपी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, यानी इस इन्वेंट्री को क्रेडिट करके पीपी डेबिट कर देते थे। वो एंट्री तब करते थे जब ये ऑपरेटिंग लीज हो। अभी ये लीज कौन सी है? तो इसलिए इसको पीपी बनाने की जरूरत नहीं है, इसको पीपी बनाने की जरूरत नहीं है। ये देख लें, इसी सफ़े पे ये एंट्री हुई हुई है, पेज 68 पर। Here inventory will become an asset just like PP. ओके, IAS 12 का सवाल करना है हमने। IFRS 8 का डिस्कशन कोई नहीं होगी। बहरहाल वो IFRS 8 के टैब में ही ये लेक्चर आएगा, जाहिर सी बात है, वो तरतीब चल रही है। बरकत के लिए IFRS 8 की एंड पे कोई एक बात कर लेंगे जी। IAS 12 का क्वेश्चन 10 पूरा सॉल्व होने लगा इधर। पेज नंबर 339। भाई ये मिटा दे कोई आके। अब्दुल्ला, किसी को बुलाओ यार उधर से। भाई उधर को बैठा हुआ ऑफिस का बंदा, आप रहने दो, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। ऑरेंजेस का मौसम आ रहा है, आ चुका है बल्कि। ऑरेंज लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द, ये पेज नंबर इंशाल्लाह होमवर्क वाला है, मैं तो बताऊँगा, पेज 339। तो आप लोग थोड़ा सा ना ज़रा रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अब ज़रा दूसरी क्लास ज़रा रिलैक्स होकर लेता है बंदा, थोड़ा सा कुछ टांगे शांगे ऊपर भी रखनी है, इधर आपने चेयर्स कैसे फैला, कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी, बस ये मिटाना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू टैक्सेशन। अब होमवर्क में आप ये सवाल पढ़ के आए हुए हैं, तो इसमें ना पॉइंट 10 से मैं स्टार्ट करता हूँ। पॉइंट 10 से होमवर्क में जब रीडिंग टाइम में आपने पेपर में पढ़ लिया होगा, जब रीडिंग टाइम में आपने पेपर में पढ़ लिया होगा तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉइंट 10 की काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अच्छा, पॉइंट 10 जो है वो DTL दे रहा है या TTD दे रहा है? बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या बाप के बारे में? बेटे के बारे में। तो पॉइंट 10 जो है वो DTL दे रहा है, बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन। एज ऑन यकम जुलाई 17, अबू बकर को भेजो, एज ऑन यकम जुलाई 17, ये हमारे साल का आखिरी दिन है या हमारे साल का पहला दिन है? इसका मतलब है ये 30 जून 17 है। अच्छा, यानी पिछला साल है। DTL अरोज, DTL आया था इन वजह से, तो ये पिछले साल की वर्किंग दे रहा है हमें DTL/A एज ऑन 30 जून 17। तो इस वर्किंग की जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी DTL/A। पेपर में तो हम ये वर्किंग के नाम से बनाएंगे, एज ऑन 30 जून 17। मे भी आप इसको वर्किंग नंबर 1 नाम दे दे, जो भी नाम दे दे, लेकिन मैं इसको इधर ही बनाऊंगा, वर्किंग नंबर 1। देखिएगा इधर, DTL, इट मीन्स इट इज DTL, इट इज नॉट DTA। अगर ये DTL के लिए पॉजिटिव साइन आपको कैसे पता चला कि DTL है? ये लिखा हुआ है DTL है, TTD नहीं है, और DTL है, DTA नहीं है। नेट का मतलब है इसमें कोई डेफर्ड टैक्स एसेट भी पड़े होंगे।
अगर ये DTL है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव साइन DTL के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब ये DTL है तो DTL के लिए अगर पॉजिटिव साइन यूज करे ओवरऑल, तो हर इंडिविजुअल DTL के लिए भी पॉजिटिव साइन ही यूज करा होगा। तो इस तरह कुछ सोचना था। वैसे भी प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी टाइप अकाउंट है, ये प्रोविजन तब माइनस करने की इजाजत होती है जब एक्चुअली इनकर हो। अच्छा जी, ये तो हो गया टैक्स वाला कॉलम। ये टैक्स वाला कॉलम हो गया टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। अब हमें 3 कॉलम और चाहिए, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और TTD वाला। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंस। अगर ये पहला वाला DTL है तो इसके बाप का नाम है TTD। अगर ये दूसरे वाला DTL है तो इसके बाप का नाम भी है TTD, और इसके बाप का नाम है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इन तीनों फिगर्स को निकालें। 34.5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 इंटू 70 नहीं, ये तो अजीब सी कोई चीज़ आ जाएगी। फिर आपने कोई ऐसी फिगर निकालनी है जिस पे बाद में 30 लगाएं तो ये आ जाए। जब भी कभी उल्टा चले ना तो सीधा चल के देख लिया करें। जब भी कभी उल्टा चलें तो सीधा चल के भी देख लिया करें कि सही चले हैं या नहीं। तो इसको डिवाइड करें 30 से, मल्टीप्लाई करें 100 से, 115। जी ये 18, 49। ओके, पीपी की कैरिंग अमाउंट भी होती है, टैक्स WDV भी होती है, क्योंकि पीपी ओन्ड टाइप चीज है, इसलिए कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा अगर ऊपर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी लाइन से कुछ मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर लूंगा। ट्रेडमार्क एक इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल्स होते हैं आप खाना खाने खाओ, जो भी करने करो। ये आवाज थोड़ा मिसिंग करी थी तो मैंने कहा वो चेक कर लो, अब नहीं करी। ट्रेडमार्क एक इंटेंजिबल एसेट टाइप चीज है, तो ये IAS 16 वाली चीजें हैं, ये IAS 38 वाली चीजें हैं, इनकी भी बुक वैल्यू होती है और टैक्स WDV होती है। प्रोविजन फॉर वारंटी इज लाइक प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, इसकी टैक्स बेस 0 होती है। ये कोई ऐसे अनहोनी बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ये प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी की तरह का अकाउंट है, तो प्रोविजंस को टैक्स वाले नहीं मानते। ये वाली 4 फिगर्स मैं एज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि ये कुछ ना कुछ होंगी, लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि प्रोविजन फॉर वारंटी जो है वो जो टी काउंट इसका बना होगा पिछले साल, ये उसका कैरेट डाउन है 49, क्योंकि टैक्स वाले प्रोविजंस को नहीं मानते। तो ये जी वर्किंग 1 है, आप नोट कर लें, पहला हो जाएगा नोट के लिए। और डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी 2 सालों के निकालने पड़ेंगे, एक ही का काफ़ी है, एक का, क्योंकि एक का तो ये निकल आया ना, तो फिर एक पहला सफ़ा काफ़ी है बस। फर्स्ट पेज इज इनफ फॉर नोट एंड DTL/A, तो सेकंड पेज से वर्किंग 1 शुरू कर दें। वर्किंग 1 हो गई है हमारी। जितना मैक्सिमम पॉसिबल इस वर्किंग से निकल सकता था वो मैंने निकाल लिया, बाकी अगर कुछ सवाल ने हेल्प कर दी तो ठीक है। चलें जी, एक चीज मुझे और करवा दें इधर, रूल नंबर 1, 2, 3, 4, एसेट में TTD कब आता है? जब ग्रेटर हो। ये बात भी पक्की ठक्की है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। एसेट में TTD कब आता है? जब ग्रेटर हो। लायबिलिटी में DTD कब आता है? जब ग्रेटर हो। लायबिलिटी में भी ग्रेटर के केस में, एसेट में ग्रेटर के केस में TTD आता है और लायबिलिटी में ग्रेटर के केस में
ये रूल नंबर मुझे बता दें ताकि किसी को घर जाके रेफर करने हो। रूल 1, ये 3 वाला है 2 वाला है? 3। रूल 1, रूल 1, रूल 3। ये आर की जगह आप रूल लिखें, घर जाके कह रहे होंगे ये आर कहां से आ गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक लाइन में जरा सवाल में लिख लूं, इधर से ही मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ओपनिंग WDV, अभी मैं लिखवाऊंगा अभी, ओपनिंग WDV ऑफ PP एक्सीड द टैक्स बेस बाय 115। ये मैंने जो येलो से लाइन हाईलाइट की है, ये मैंने बोला है ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ओन्ड PPE इज ग्रेटर देन टैक्स WDV बाय ₹115। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से 115 ज़्यादा थी साल के शुरू में, क्योंकि रीडिंग टाइम में मैंने भी सवाल पढ़ा हुआ है, घर में आपने भी पढ़ा हुआ है। ओपनिंग WDV सवाल में गिवन नहीं है, लेकिन ओपनिंग WDV का अल्लाह का शुक्र है डिफरेंस गिवन है, खींचतान के अकाउंट बन जाएंगे फिर भी। तो एक लाइन आप लोगों ने ना सवाल शुरू करने से पहले इस लाइन से ड्रॉ करनी थी, यानी डिराइव करनी थी, लिखनी नहीं थी, लेकिन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। पॉइंट नंबर 0, ये तो पॉइंट नंबर 1 है ना सवाल का। पॉइंट नंबर 0, ऑन 1 जुलाई 17 WDV, बल्कि कैरिंग अमाउंट लिख लेते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ PP एक्सीड, कैसे पता चला एक्सीड है? TDD था। एक्सीड द, ग्रेटर लिख लें जैसे मैं, एक्सीड द टैक्स बेस बाय ₹115 मिलियन। ये एक सवाल में अगर लाइन सोच लेते तो ओपनिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 508 शुरू करें, ये लाइन लिख लें जल्दी। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 508, वर्किंग नंबर 2 बनेगी, ये 1 तो वो भी ना, वर्किंग नंबर 2 करंट टैक्स। फरवरी में रिवीजन क्लासें भी होंगी सर, ये हो रही है PBT जी, बोलें। 508 रुपीज इन मिलियन। Accounting depreciation exceed the tax depreciation by 45। नहीं, ये नया लेक्चर है जी। वर्किंग नंबर 3, PP अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक कितने लोग माशाल्लाह सुबह सुबह आके टेस्ट दे रहे थे ऑडिट की क्लास के टाइम में, ज़बरदस्त कमाल कर दिया आप लोग ने, ये जो अच्छे सुबह सुबह ही फारा हुए। अच्छा जी, ऑन 1 जुलाई 17 कैरिंग अमाउंट एक्सीड द टैक्स बेस बाय 115। कैरिंग अमाउंट एक्सीड द टैक्स बेस बाय 100। अगर कोई फिगर नेगेटिव में जारी हुई ना तो फिर मैं चीज़ें एज्यूम कर लूँगा, लेकिन फिलहाल एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं। तेरी है अकाउंटिंग वालों की टैक्स अकाउंटिंग वालों की डेप्शन टैक्स वालों की डेप्शन से 45 ज़्यादा है। जल्दी जल्दी नोट करें ना साथ साथ। ये इस तरह के इजी मार्क्स सवाल में छुपे होते हैं, जल्दी जल्दी ले लेने होते हैं। इस साल OL ने एक मशीन बेची है जिसकी अकाउंटिंग की बीवी टैक्स की बीवी से 15 ज़्यादा थी। अकाउंटिंग की बीवी टैक्स वालों की बीवी से 15 ज़्यादा थी।
वेट, डबल एंट्री पूरी कर लेने थे मुझे, आप लोगों को बहुत जल्दी है। अगर आपके साथ वाले के नंबर नहीं आते तो आप ये तो नहीं सोचते कि चिराग तले अंधेरा, यानी आप चिराग हैं और वो आपके साथ। अच्छा, डिस्पोजल की बीवी, पीपी 15, 0। ये ना ये वाला 0 है, ये जो मैंने लिखा है, ये वाला नहीं, ये वाला 0 है, ये जो यहाँ लिखा है। बस अब डाटा ख़त्म है, घर से सवाल पढ़ के आए हैं आप भी, मैंने भी पिछली दफ़ा कराया हुआ है। तो डाटा सवाल में ख़त्म है। तो कैश 5-5 रुपये ले लें, 2-2 रुपये ले लें, क्योंकि कैश में इख्तलाफ नहीं होता, कैश में इख्तलाफ नहीं है। बेहतर है एजम्पशन ना लें, हो सकता है एसेट को फेंक दिया हो तो कैश 0, डस्टबिन में एसेट फेंक दिया तो कैश 0। आपने पिछली क्लास ली है? अच्छा, नेक्स्ट, अब कैरी डाउन निकालें। कैरी डाउन निकालें 55, बैलेंसिंग निकालें, बैलेंसिंग 0 माइनस 0, वो वाला 0 लिखें, फिर माइनस ये वाला 0 माइनस ये वाला 0, 0। अब किसी ने क्लास के बाद आके पूछना है कि ये आपने P&L इधर क्यों लिखा था, तो मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, अब लॉस लिख दीजिएगा। किसी ने पूछना है इधर क्यों लिखा था, इधर ले जाता हूँ। और किसी ने कुछ पूछना तो बता दें। अब आपकी मर्जी, जहां मर्जी लिखे, ना गेन है ना लॉस है। अच्छा जी, क्या कैश को 0 क्यों ले रहे हैं भाई? कैश जो है ना, अकाउंटिंग वालों की नज़र में और टैक्स वालों की नज़र में हमेशा बराबर होता है। जैसे मैंने एसेट खरीदा तो 50-50 रुपए का खरीदा, एडिशन भी इधर 50 रुपए, इधर भी एडिशन 50 रुपए, धो लूंगा बिरयानी खाने से पहले। अच्छा, एडिशन इधर भी 50 रुपए, एडिशन इधर भी 50 रुपए। इसी तरह जब एसेट बिकते हैं ना, तो अब चुप। ये हमने किया था जी पास पेपर का क्वेश्चन 2, इसमें हमने एसेट बेचा था 3 मिलियन का। तो इसके आंसर में अगर मैं जाऊं तो आंसर नंबर 3 में हमने डिस्पोजल अकाउंट, अकाउंटिंग वालों में भी 3 डाला था, और डिस्पोजल अकाउंट, ये टैक्स वालों का पता नहीं अकाउंट है, और दूसरा वाला जो डिस्पोजल अकाउंट है, अच्छा दूसरा वाला हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाया ही नहीं हुआ शायद, ये एक 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया, और डिस्पोजल अकाउंट बनाया हुआ है, कोई मिल जाए। बहरहाल उसमें दोनों में डिस्पोजल अकाउंट हमने बराबर लिया था, दोनों में बराबर। आप 3 ले लो, 4 ले लो, 0-0 ले लो, जो मर्जी ले लो, यू विल गेट द सेम आंसर ना। गेन एंड लॉस का डिसीजन आप जो मर्जी ले लो, आप जो मर्जी ले लो। अच्छा, आप ले लो, अभी 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 जरा मुझे बताएं क्या आ रहा है, बैलेंसिंग क्या आ रहा है, 15 का लॉस आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अकाउंटिंग लॉस एक्सीड द टैक्स लॉस बाय, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। अब अगर आप इधर 1 रुपया ले लो और इधर भी 1 रुपया ले लो, आप कह रहे हो ना कैश बराबर ले लें, तो इधर 1 आ जाएगा और इधर 14 आ जाएगा। अब वो जब उल्टाओगे और लेस करोगे तो एक ही बात होगी, वो डिफरेंस दोनों का वही हो जाएगा। इसलिए कोई मर्जी फिगर एज्यूम कर लो, बेहतर है फिगर एज्यूम ना करो, क्योंकि दोनों की नजर कैश क्या होता है, बराबर होता है। बहुत अच्छा किया जो आपने पूछ लिया, मेरे पाँव को थोड़ी हवा लग गई। अच्छा, नहीं मतलब ये कि ऑनलाइन वालों के जहन में अगर सवाल होगा तो वो फायदा हो गया होगा उनको। अच्छा जी, चलें जी, अब अकाउंटिंग वालों के डिप्शन उल्टा दें और टैक्स वालों के डिप्शन क्या कर दें, माइनस कर दें। अकाउंटिंग वालों के डिप्शन उल्टा दें, टैक्स वालों के डिप्शन माइनस कर दें। उल्टाएं जी, अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन और टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन 0 माइनस कर दें, लेकिन करने की जरूरत नहीं पेपर में, छोड़े परे।
नो नीड, आगे नहीं नहीं बस कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। अकाउंटिंग वालों का ये गेन है लॉस है? लॉस है। अकाउंटिंग वाला लॉस क्या करें? ऐड कर दें। कितना? 15। और साथ ही वो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली वर्किंग खोल लें ताकि हमारे वो जो डेफर टैक्स की चीज़ें हैं वो भी साथ साथ आती रहें, लेकिन वो सवाल की रिक्वायरमेंट है, नोट कर लें यहाँ तक। उधर ही कैमरा रखो, उधर ही कैमरा रखो। अच्छा, सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर बी। अब ये पहले सफ़े पर आप नोट के लिए 8-10 लाइनें छोड़ के वहां से नोट करना शुरू कर दें। देख लें 8-10 आइटम आने हैं मेरे ख्याल से, तो पहले सफ़े पर आधा सफ़ा नोट कर लें, वरना पहले सफ़े पर नहीं जगह फिर अगले किसी सफ़े पे जाके कर लें। पेपर में ज़रा जगह ज़्यादा छोड़ दीजिएगा। डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 30 जून 18। चलें जी, पीपी बोलें जी। कैरिंग अमाउंट 55, टैक्स बेस 0, वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? आप माशाल्लाह, बाल बच्चे सब खैरियत से? अब बहुत दूर चले गए थे आप, किधर चले गए थे? बादशाही मस्जिद, हमने भी नमाज पढ़ी है। कहाँ गए थे? फैसल टाउन गए थे। कोई ख़ास? मुझे असर उधर पढ़ लेते अगर जाने का उधर तो। अच्छा चलो, बात बताओ काम क्या था? और क्लास के बाद? हाँ, तेरे ज़्यादा हर सवाल का जवाब यही होता है क्लास, और क्लास के बाद आता भी नहीं फिर। अच्छा नहीं, एक दफ़ा तो आपने बताया था, आप अच्छे बच्चे हो, हम ही सारे। अच्छा, तो अभी हमने सिर्फ पीपी को डील किया। जो मेन चीज़ है ना, कल के होमवर्क में जो आपने किया था वो वारंटी वाली रहती है अभी। ओके, चलें जी, पॉइंट नंबर 4। ऑयल कैरीज अ ट्रेडमार्क। इनका एक ट्रेडमार्क, एक नाम है 90 मिलियन का। हैविंग, ये कोई इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नहीं है, मैसेज नहीं है, पब्लिशिंग टाइटल नहीं है, तो इसलिए ये एसेट है। ऑयल कैरीज अ ट्रेडमार्क ऑफ 90 मिलियन हैविंग इंडेफिनेट लाइफ, जिसकी इंडेफिनेट लाइफ है, जो कि हमने ख़रीदा है। ख़रीदी हुई चीज़ वैसे ही इंटेंजिबल होती है, जो कि हमने ख़रीदा है 1 जुलाई 15 को। टैक्स अथॉरिटीज इसको स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइज करेंगे, तो इसको तो काली पट्टी बना देना, इसकी टेंशन ना छोड़ें। अभी किसकी बात करें जी? अकाउंटिंग वालों की। अब कुछ ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत नहीं है वैसे। वर्किंग नंबर 7। कब खरीदे? 1 जुलाई 15 को, तो 30 जून 17, सॉरी छलांग मारने को दिल चल रहा, छोटी छोटी ख्वाहिशें। अच्छा जी, चलें, कॉस्ट बताएं। 90। पहले साल की अमोर्टाइजेशन 0। अकाउंटिंग वाले तो इंडेफिनेट लाइफ है ना, 0। हम इम्पेयर हो सकता था, लेकिन इम्पेयर भी हमने नहीं करना, डाटा अवेलेबल नहीं है। ये तो किसकी नज़र में हो गया? चिट्टी लाल की नज़र में। अब मैं अकाउंट नहीं बना रहा, इतना टाइम नहीं हो रहा बस के अकाउंट बना। अब किन की नज़र में? टैक्स वालों की नज़र में। कितने का खरीद है? वो लोग हर साल कितना डिप्रिशिएट करने देंगे? 10 नहीं, 10% है मेरे ख्याल से। 10 साल है वही, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे ना, देख लेने दे मुझे, सीधा लकीर तरीका। -9, देखो क्या करना है, -9 63। चलें जी, 1 मिनट सब्र कर जाए। ये पिछले सालों की करंट टैक्स वर्किंग में जाएगा, ये पिछले सालों की करंट टैक्स की वर्किंग में जाएगा। हमारे साल अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन ऐड हो जाएगी, वो तो माइनस मैंने साइन वैसे ही लगाया ना, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन ऐड हो जाएगी और टैक्स अमोर्टाइजेशन लेस हो जाएगी। मैंने 3 अकाउंट नहीं खोला 3 सालों का, बहुत टाइम लग जाना था 3 सालों का अकाउंट खोलता तो जी। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन बोलें, अच्छा क्योंकि इंडेफिनिट लाइफ है ना, और टैक्स अमोर्टाइजेशन ये हमारे साल की 2000
18। अच्छा बीवी जो है वो ये वाली लेनी है 63 और 90। ट्रेडमार्क हमारी बीवी डिप्रिशिएट नहीं कर रही, लेकिन टैक्स वालों की बीवी डिप्रिशिएट कर रही है। सॉरी, इनडेफिनेट लाइफ है ना, इनडेफिनेट लाइफ है, मरना ही नहीं जिसने, तो उसने डिप्रिशिएट क्या करना, इनडेफिनेट लाइफ। तो इसलिए हमारी बुक वैल्यू 90, टैक्स वालों की 63। ओए ये तो परमानेंट डिफरेंस आ गया। हम कभी डिप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो लोग टैक्स वाले ऐसे ऐसे डिप्रिशिएट कर रहे हैं, हमने तो डिप्रिशिएट करना ही नहीं। हाँ, इंपेयर भी हो सकता है। और दूसरा जवाब इसका ये है कि बेचने के साल में गेन लॉस आ जाएगा ना, तो बेचने के साल में अगर ट्रेडमार्क आमतौर पे ये चीजें स्क्रैप ही होती हैं, बिकती तो नहीं है, तो फिर सारा लॉस बुक हो जाएगा 90 का। तो इसलिए आर्जी सा फर्क है, कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है। अब एक मिनट, ये तो 30 और 18 का डेटा है, लेकिन नीचे जाके आपने कुछ करने कर ले, उसका फायदा कोई नहीं मुझे। ओपनिंग WDVs भी अवेलेबल हो गई हैं 72 और 90, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने नीचे जाके कुछ शौक पूरा करना है अपना तो वो कर लें। ओपनिंग BV कितनी है 90 और 90 72 18, लेकिन ये शौक पूरा करना है, जाके वर्किंग वन में कर लें, लेकिन शौक पूरा करने का कोई नंबर नहीं है। बहुत से शौक होते हैं ना ही पूरे किया करें। अपना दिल तोड़ लिया करें, अल्लाह का हुक्म ना तोड़ा करें। ये आप लिख लो जरा अपने रजिस्टर के शुरू पे, लिखा हुआ था, दूसरे वाले पे लिख। चलो वापस आ जाओ। ओके, इसे आपका जज्बा देख के ना मैं बड़ा खुश हूँ माशाल्लाह। अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म जिंदा होते ना तो वो कहते पैसे पूरे हो गए पाकिस्तान बनाने के। ओके, पॉइंट नंबर 5। आप में से किसी ने कल कला को सदर बनना है, किसी ने वजीर आजम, किसी ने अच्छा पॉइंट नंबर 5। अच्छा एक भाई जो है ना लेट आए थे, उनके लिए जरा एक चीज मैं बता दूं उनको, ठीक है? यह जरा देखना पॉइंट 10, आप लोग भी सुन लें, ये नहीं कि तुम्हारी छुट्टी। ये प्रोविजन फॉर वारंटी का ब्रॉड डाउन है, ये प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट का ब्रॉड डाउन है, ये नहीं है ब्रॉड डाउन, ये नहीं है ब्रॉड डाउन, इट इज ब्रॉड डाउन। क्यों? क्योंकि इस वर्किंग में क्या जाते हैं, पिछले साल के कैरी डाउन, पिछले साल के जो हमारे साल के क्या बनते हैं। अच्छा चलें छोड़ें, ये 90 और आप जल्दी आओगे, मैं जल्दी आऊँ। बस सिर्फ ताना जिंदगी में टाइम ना जाया किया करो। मेरे ख्याल से अंदर की सेल का मसला है। खैरियत से करो शुरू, 1 मिनट, बल्कि सुनो, सॉरी। देखें जी, चलें ठीक है, पॉइंट 5 ज़रा 1 मिनट वो आवाज़ चेक कर लें, फिर मैं शुरू कराता हूँ। उमेर भाई को बुलाओ। पॉइंट 6 कर लें पहले, ये लिख लें, पास पेपर के क्वेश्चन 9 में जो एडजस्टमेंट की थी वो वाली है, पास पेपर के क्वेश्चन 9 वाली एडजस्टमेंट है। पॉइंट 6, ड्यूरिंग द ईयर OL expensed out payments of 17.5 million। अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला? 17.5 मिलियन। ये जहन में रखें, अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाल दिया 17। करंट टैक्स में ये उल्टाना पड़ेगा। रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वन ऑफ इट्स बिजनेस सेगमेंट्स, कोई बिजनेस सेगमेंट होगा केमिकल, सोडा, उसको ज़रा रीस्ट्रक्चर करना था। रीस्ट्रक्चर से मुराद है इसको इस ज़बरदस्त तरीके से
मैनेज करना था कि नए मैनेजर आ गए, पुराने मैनेजर्स को नौकरियों से निकाल दिया, इस किस्म का ना पूरा डिपार्टमेंट उसको ऑल टुगेदर बदल दिया ताकि वो बेहतर परफॉर्म करे, तो रीस्ट्रक्चरिंग इस किस्म का खर्चा कोई। लेकिन ये मैं आपको इंशाल्लाह खर्चा बता दूंगा, ये खर्चा जो है ना IAS 37 में हमने पढ़ना है डिटेल से, तो इसलिए ऐसे ही मैंने अभी थोड़ी बोंगी सी मारी है, बस इस किस्म का ये खर्चा है। रीस्ट्रक्चरिंग हम डिटेल से पढ़ेंगे। एज पर टैक्स लॉज, टैक्स वाले कहते हैं कि इसको आप खर्चे में डाल दो 5 साल में, वही सवाल है सारा। तो जो चीज़ हम फ़ौरन खर्चे में डालें और टैक्स वाले आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालें, उसको आपने टैक्स वालों की नज़र में एसेट मानना है और हमारी नज़र में खर्चा। आप क्या करें, हमारा वाला एक्सपेंस बिल्कुल पास, वो एडवर्टाइजमेंट वाली एडजस्टमेंट कितना 17.5, हमारा वाला एक्सपेंस उल्टा दें और टैक्स वालों का रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय 5, 3.5। अच्छा जी, हमने जब एक्सपेंस में डाल दिया तो बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा, जल्दी बताएं, नहीं नजर आ रहा होगा। तो उधर लिखा था एडवर्टाइजमेंट, उधर लिखा था एडवर्टाइजमेंट। अब मैं वारंटी के लिए जगह छोड़ रहा हूं, वारंटी के लिए जगह छोड़ देते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग, वैसे ये एसेट नहीं होता, ये एक्सपेंस होता है, लेकिन वो जो टैक्स वाले बोंगी मार रहे हैं ना, इस वजह से मैं इसे एसेट कह रहा हूं। रीस्ट्रक्चरिंग एसेट हमारी नजर में एक्सपेंस है, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आएगा। वो लोग पहले साल कितना डेप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छा अभी कितने साल हो गए हैं डेप्रिशिएट होते हुए, तो पहला साल ही है ड्यूरिंग द ईयर, तो 18 के साल की से डिप्शन माइनस कर दें। कॉस्ट बोले माइनस 14, तो पास पेपर के क्वेश्चन 9 की एडजस्टमेंट भी बता दें, जो नंबर था एडवर्टाइजमेंट वाली, दूसरी थी एडजस्टमेंट, शायद पहले में टैक्स रेट दिया हुआ था, एडजस्टमेंट नंबर 2, वही कॉपी पेस्ट की थी इसमें। ओके, अब थोड़े से ना बड़े हो जाएं, जैसे मैंने ट्रेडमार्क की वर्किंग की थी, वो करने की जरूरत नहीं है पेपर में, ये 90 और 63 की, वो टी कौन वो वर्किंग करने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपने क्या करना है 90 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9, ये 63 आ गया। बस इसी तरह बीविश होती है क्लोजिंग, और ये ऐड करके अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन, टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन माइनस करनी है। वो जो वर्किंग की थी अब उसकी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जरा फिगर्स निकाल के टी काउंट के बगैर जो जो पोस्ट हो सकती हैं पोस्ट करने की कोशिश किया करें। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, यही तो मैंने बताया है, 90 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 यहां लिखना पड़ेगा आपको, इधर लिखना पड़ेगा, और इधर आपको 90 डिवाइड बाय 9 लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10। ओके चलें यार, सवाल को फारग कर दें नीचे से, अब ये वाला पहले कर लेते हैं। यार वो बुला रहे हैं, एक्सपेंसेस में पड़ा है पेएबल, एक्सपेंसेस में पड़ा है पेएबल, आज रहने ही दे, वैसे टी काउंट नहीं खोलते। एक्सपेंसेस में पड़ा है पेएबल, टी काउंट सोचें, एक मिनट, एक्सपेंस अकाउंट ऐसे सोचें जरा, एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट में पेएबल इधर आता है, एक्सपेंस अकाउंट में पेएबल, पेएबल अगले साल, तो इस साल अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाल दिया हुआ है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होना फिर टी अकाउंट खोल लें, अगर एक ही बैलेंस है तो फिर शायद ऐसी गुजारा चल जाए। पेएबल अगले साल क्या हो जाने पे, इस साल किस में गया होगा, अकाउंटिंग वाले खर्चे में डाल चुके हैं इसी साल, ये माइनस होगा जब पे होगा। तो कौन सी वर्क, कौन सी अकाउंटिंग, हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट, वो मैं नहीं करा, प्रिपेयर टी अकाउंट, उल्टा दें खर्चा और रिकॉर्ड कर दें पेमेंट। अब सिर्फ कोई क्लास में अगर कोई एक दो बच्चा भी रह गया ना, तो उसके लिए फिर मैं ऐसे ही खोल के दिखा देता हूं वर्किंग, वरना वर्किंग खोलना मकसूद नहीं है। किधर दिया था, नहीं 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 नहीं, मैं वो ढूंढ रहा हूं। उमर भाई ये जरा उधर देखें, आवाज मजे की नहीं आ रही, इधर भी आवाज मजे की नहीं आ रही। हाँ ग्रे वाला,
नहीं, अपनी किताब के नीचे ना ढूंढो, मेरा नहीं ख्याल वहां तक गया होगा। मुझे इधर जेबें पूरी करा लो। मैं पॉज करो, मजा नहीं आ रहा। नहीं, मैं ऑनलाइन वालों कुछ और बात कर रहा हूँ, क्लास से बड़ी हम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, वो कुछ बच्चों के लिए मैं टी अकाउंट बना रहा था खर्चे वाला। तो क्लोजिंग पेबल है ना 26, तो इस साल खर्चे में गया है। हाउ टू टैकल खर्चा मोबाइल, हाउ टू टैकल मोबाइल यूज, खर्चा उल्टा के पेमेंट माइनस कर दें, खर्चा उल्टा के पेमेंट माइनस कर दें। तो एक्सपेंस उल्टा दें और पेमेंट क्या कर दें, पेमेंट है ही नहीं। नहीं, वन बाय वन की चलो ना, वन बाय वन चलो, जल्दी के वन बाय वन, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, खर्चा उल्टा के पेमेंट माइनस कर दें, ये पहली बात होगी। दूसरी बात, इफ वी आर यूजिंग कैश अकाउंटिंग, तो कैरिंग अमाउंट विल अपीयर वाइल टैक्स बेस विल बी 0, और नाम इसका एक्सपेंस पेएबल। पता नहीं कौन सा एक्सपेंस पेएबल। तो कैरिंग अमाउंट नजर आएगी, टैक्स बेस 0 हो जाएगी। आगे चलें जी। खर्चों में पड़ी हुई है डोनेशन, ये अल्लाह का शुक्र है पेएबल नहीं है कि टी अकाउंट में बनाऊं। खर्चों में पड़ी हुई है कैश डोनेशन, पे कर दी है। तो हाउ टू टैकल में टी अकाउंट सी अकाउंट की जरूरत नहीं। डोनेशन टैक्स वाले कहते हैं हम माइनस नहीं करने देंगे, तो ठीक है ना, माइनस करने दो, ये फाइन टाइप चीज होगी, ऐड कर दें। डोनेशन बोलें जी 5, परमानेंट डिफरेंस है, हाँ ब्लू मार्कर वो मैं कर लूंगा फिर जी। बोलें लेस टैक्स अमोर्टाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस। और प्लीज मेरे भाई, खुदा के लिए कोई नया फिरका ना आज पैदा हो जाए कि डोनेशन पेएबल का अकाउंट बनवा के मुझे 5 और 5 बराबर डलवा रहा हो कि एक परमानेंट डिफरेंस है तो यहाँ शो कर दें। वो मैं तब शो करता जब यहाँ लिखा होता एक्सपेंसेस पेएबल इंक्लूड, ये पेएबल नहीं है। तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस तो तब जाती जब बैलेंस शीट में इसका पेएबल खड़ा होता। आज जाके दोबारा रिवाइज हो गया कि अगर एक चीज नॉट अलाउड है तो बस उसको करंट टैक्स में नॉट अलाउड कर दें, लेकिन अगर वो साथ साथ पेएबल भी है फिर उसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस शो करें। अभी देयर इज नो नीड ऑफ शोइंग कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस, so there is no donation payable. Okay, next. अदर इनकम में कमीशन रिसीवेबल पड़ा हुआ है 12 का और डिविडेंड रिसीवेबल पड़ा हुआ है 35 का। अदर इनकम में रिसीवेबल पड़े हुए हैं, रिसीव्ड नहीं पड़े हुए। क्या पड़े हुए हैं? हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट, वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर नहीं, मैंने एक्सपेंसेस पेएबल की वर्किंग नहीं बनाई, अगर आपने वो बनाई है तो ठीक है। 8 है, कमीशन का अकाउंट है और किसका अकाउंट है? डिविडेंड का। वर्किंग नंबर 9। अच्छा, क्लोजिंग दिया हुआ है, P&L की फिगर दी हुई है, क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग दिया हुआ है। अदर इनकम इंक्लूड रिसीवेबल ऑफ 12, तो इसका कितना है क्लोजिंग रिसीवेबल? हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट। सबर, इस साल अगर अगले साल रिसीव होने तो इस साल कहां जाएगा? P&L में। ओके, चलिए नोट कर लो। अकाउंटिंग वाले किस में ले गए हैं? अब जुबानी में से सोच लिया करें। अकाउंटिंग देखनी है कौन सी है? बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। तो इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड कर दें, कैश है ही नहीं, तो इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड कर दें, इनकम उल्टा दें, कैश रिकॉर्ड कर दें।
जी बोले बोले। कमीशन इनकम जी कितना 12, इनकम उल्टा के कैश ऐड कर दें, वो कैश ऐड करने की जरूरत ही नहीं, बोथ में यूज हो रही है कैश अकाउंटिंग, तो इजी मार्क्स फौरन ले लें, कैरिंग अमाउंट लिख दें और टैक्स बेस 0 ले लें। कॉमी रिसीवेबल और डिविडेंड रिसीवेबल, सबर वो मुझे एक चीज पता है, वो मैं फिर देख लूंगा अगर इधर कुछ और करना हुआ तो। फिलहाल मुझे 0 लिखने दें, फिर आप लोग बेशक ना लिखें अभी, तो आगे एक चीज हो सकती है एग्जाम्प्ट इनकम हो जाए कोई, तो फिलहाल अभी आप बेशक 0 ना लिखें। तो वैसे कैश अकाउंटिंग में आपको पता है टैक्स बेस क्या होती है 0, लेकिन अनलेस के कोई अजीब सा सिनेरियो हो जाए। अच्छा, हाउ टू टैकल if we are using cash accounting, sorry, if tax authorities are saying cash accounting, how to tackle? इनकम्स उल्टा के कैश ऐड कर दें, कैरिंग अमाउंट नजर आएगी, टैक्स बेस नजर नहीं आएगी। अच्छा, अगर हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल जाए तो ये रिसीव कब होनी है वैसे चीजें? अगले साल। तो टैक्स कब लगने हैं? व्हेन रिसीव, तो टैक्स अगले साल लगना है ना। तो अगर हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल जाए फिर क्या करें? अगले साल का रेट यूज कर लें। बिल्कुल, हमारे साल अगर ये मिल जाती ना तो इनका टैक्स रेट था 30%, लेकिन अगले साल से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 18 कमीशन एग्जेम्प्ट हो रहा है और डिविडेंड टैक्सेबल हो रहा है एट 10%। वैसे हमें मिलना कब है? टी अकाउंट में जरा देख लें रिसीव कब होने। हाँ रिसीव ना, अभी तो हमें मिलना कब है? तो फिर टैक्स कब लगना है? तो अगले साल रेट क्या है? कमीशन एग्जेम्प्ट हो जाने। अगर कमीशन एग्जेम्प्ट हो जाना है तो टेम्परेरी डिफरेंस को टैक्सेबल कर दूं मैं। टेम्परेरी डिफरेंस को अगर टैक्सेबल कर दिया तो टैक्स किसको देना है? टैक्स देना ही नहीं, इसलिए ये ना जबरदस्ती इसको फिर 12 बराबर ले लें एग्जेम्प्ट इनकम वाले को। लेकिन डिविडेंड पे अगले साल क्या लगना है? टैक्स लगना है। कितने परसेंट? 10%। डिविडेंड का। सवाल में बम्बार्डमेंट थी इजी मार्क्स की। ओके, 29 जून 2018 जो एडजस्टमेंट हम करने आए थे वो करा नहीं रहे, वो हम 29 जून 2018 OL रिसीव्ड एडवांस रेंट, received advance rent, OL received advance rent, रिसीव्ड है तो इनकम का अकाउंट खोलो या एक्सपेंस का? रिसीव्ड इन एडवांस या उधर कर दो यार, कैमरा कुछ नोट कर रहे हैं। वापस ले आया जाए कैमरा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि रेंटल इनकम रिसीवेबल है या रिसीव्ड इन एडवांस है? अच्छा, अगर आपको ना इससे ये लग रहा है कि रिसीव्ड इन एडवांस है 16, मैंने कैश लिखना है तो कैश लिख लें, कोई मसला नहीं। मेरे ख्याल से कैश लिखने की बजाय ऑन 30 जून 18 इतना पैसा एडवांस में आपको रिसीव हो चुका हुआ है, तो बस क्लोजिंग ही डायरेक्ट बना दें, जैसे मर्जी पहले लिख लें, कैश या कैरिड ऑन पहले लिख लें। तो रिसीवेबल है हमारे साल का या अगले साल का एडवांस मिला हुआ है? इसको प्रीपेड टाइप नहीं कहते, इसको प्रीपेड वो कह रहा होगा जो रेंट हमें दे रहा है, हम इसको, तो ये काफी कम टेस्ट होता है अनअर्न्ड, कभी कभी आता है क्लोजिंग अनअर्न्ड। 60 16
टी बोल रहे थे आप लोग, टीन नहीं बोल रहे थे मुझे लग रहा था। अच्छा टीन का डब्बा बोल रहे थे ना। 16 अन एंड अन कब होगा? तो फिर कैश में कब जाएगा? इस साल। अब अगर तो एक्रूअल अकाउंटिंग यूज हो रही हुई ना, तो फिर हम करंट टैक्स में कुछ भी नहीं करेंगे, और एक्रूअल अकाउंटिंग में डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर ले लेंगे। देखते हैं कौन सी अकाउंटिंग यूज हो रही है। ओए रेंट इज टैक्सेबल ऑन, कैसी दुनिया में ले गए हमें? कैश बेसिक में। हाउ टू टैकल? प्रिपेयर टी अकाउंट बना लिया। इनकम को उल्टा दें, यहां जो इनकम नजर आ रही है कोई नहीं आई, इनकम को उल्टा के इट इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड डाल दें, रिसीव ऐड कर दें, इनकम लेस करके, और रिसीट क्या कर दें? ऐड कर दें, कॉमी। ओके रेंट रिसीव्ड कितना? सॉरी 16। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में अबू बकर, ये देखो ये क्यों होता है, ये देखना, हाथ से करते हैं, डस्टर से करें तो मसले, पहले हाथ से कर दिया। चल हर बात का जवाब जो है ना। अच्छा अनअर्न्ड रेंटल कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 0। चलिए बाकी घर जाके कर लीजिएगा। अच्छा पॉइंट नंबर 5 यहां तक नोट कर ले सर। अब पॉइंट 5 करते हैं। ओएल सेल्स प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का अकाउंट, पहले मुझे बनवा दें आप, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का अकाउंट कैसे बनता है। ये जो एडजस्टमेंट है ना वारंटी वाली, ये 2 दफ़ा टेस्ट हुई है, एक दफ़ा फाइनल अकाउंट में इस तरह टेस्ट हुई है, एक दफ़ा इधर टेस्ट हुई है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड, अब थोड़ी सी आपके साथ वाले की ना अटेंशन चाहिए। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का अकाउंट कुछ ऐसे बनता है कि साल के शुरू में अंदाज़ा था लोग जो है वो 100 रुपया लेके जाएंगे जब वो रिटायर होंगे। ये साल के शुरू का अंदाज़ा नहीं है, ये पिछले साल के आखिरी दिन का अंदाज़ा है। इस साल और लोगों ने सर्विस दी, इस वजह से हमारा ख्याल है कि 50 रुपये लोग और लेके जाएंगे। इन 150 में से 40 रुपये लोग लेके चले गए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हमारे साल के एंड पे अंदाज़ा है कि अभी भी 110 रुपये लोग लेके जा सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये कैरी डाउन है जो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में साल के एंड पे जाएगा और इसकी टैक्स बेस 0 होगी, और डिडक्टेबल इन फ्यूचर है। फ्यूचर में जब ये लोग लेके जाएंगे तब टैक्स वाले में माइनस करने देंगे। डिडक्टेबल इन फ्यूचर कैसे है? ये ब्रॉड डाउन बनेगा, लोग रिटायर होंगे, फिर टैक्स वाले इसको माइनस करने देंगे। इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। ये प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट है। इसी तरह बनता है प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट। इसमें क्या डेटा होता है? पिछले साल के एंड पर हमारा ख्याल था जो पिछले साल मोबाइल बेच चुके हैं ना, उनके बदले 100 रुपए के मोबाइल लोग रिपेयर कराने आ जाएंगे। बेचे, अब अंदाजा है कि वो भी रिपेयर कराने आएंगे। फिर इनमें से 40 वाले सही कराने आ गए मोबाइल। स्टिल अभी हमारा अंदाजा है कि वारंटी कार्ड इशू किए हुए हैं, बाकी भी सही कराने आ सकते हैं। ये प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट होता है वारंटी पेएबल, यानी हमने उसको मोबाइल सही करके देना है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमारा सवाल यह है कि
ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये अकाउंट का फॉर्मेट सा हो गया, इसको हम बना लेंगे। जी पैसे हमारे जाएंगे ना रिपेयर के, रिपेयर वाले पैसे हमारे जाएंगे, ये वो होंगे, ये रिपेयर वाले पैसे हैं जो हमने रिपेयर, क्योंकि हम अपनी दुकान पे किसी को रखेंगे जिससे रिपेयर करवा के देंगे। अच्छा जी, क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को पैसे देने थे साल के शुरू में 90 रुपए, आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दी 89 देके, आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दी 89 रुपीज देके, बाकी 1 रुपए को कहां डालूं, क्योंकि अब कैरी डाउन मेरा 0 है, उसे मिन्नत करके आपने पैसे छुड़वा लिए हैं। इसको पहले किताबें कहती थी डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, अब कुछ और कहती हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खुशी है, ये नाम इसका जो मर्जी रखें, डेट इज अ खुशी। खुशी कैसे है? खुशी है क्रेडिटर डेबिट, इनकम क्रेडिट। डीटीई डीटीएल अकाउंट में भी यहां खर्चा आता था ना, और यहां खुशी आती थी, तो उसी तरह की चीज समझ लें। तो ये एक अकाउंट बना लें, इसको कहते हैं खुशी। देने कितने थे? 90। लड़ लड़ के बहस करके दे कितने दिए? 89। कितने छूट गए? ये डिस्काउंट अलाउ किए या डिस्काउंट मिला है? मिला है। मैंने कॉलेज वालों को 100 रुपए देने थे, आपकी बात कर रहा हूं फीस के एतबार से, आपने कॉलेज वालों को 100 रुपए देने थे, 90 रुपए देने थे, लेकिन दिए 89। आपको क्या होगी? खुशी, 1 की खुशी होगी। ये जरा नोट करें, क्रेडिटर अकाउंट। लाइबिलिटीज अगर कम पे हो जाएं तो हमें क्या होती है? खुशी। लाइबिलिटीज अगर कम पे हो जाएं तो हमें खुशी होती है। इसको पी एंड एल लिख लें, जो मर्जी लिख लें, ब्रैकेट में पी एंड एल। क्या कह रहे हैं? खुशी मिली है इसको भी, तुम्हें क्या खुशी मिली है? मैं जो सरबत सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा। लेकिन इस किस्म के शेर सुन के मतलब ये नहीं कि नमाज पढ़ना छोड़ दें, ये तो बोंगी है ना। वो तो वैसे ही कह रहा है, ज़रा अपनी नमाजों में खुशू खुजू पैदा करो। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जाने दें, यहाँ शुक्र है हज पे जा रही है। वो घरों के अंदर जो है वो जा नमाज ऐसे पड़ा होता है, जाते हुए आप जो है वो उसको ऐसे कर जाते हैं कि ऐसे पड़ा हुआ नजर आए, शैतान नमाज पढ़ लेगा, पढ़ने दें उसको। तो आप लोगों ने बातें बनाई नहीं है तो चली नहीं है। मस्जिदों में कभी देखा सफ़े जाते हुए ऐसे करके रख रहे हो, फिर घरों में पता नहीं क्यों जानमाज रख देते हैं। काफ़ी बड़ों से, हमारे किसी बड़ों में से शायद किसी ने कर दिया होगा कभी, कोई परदादा या उसने। चलो आप बात लंबी हो जाएगी, तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है ना करना। तो पूरा पूरा समेट दिया करो, अगर किसी ने आने जाने का खतरा है पाँव पड़ने का, वो अलग बात है। वो जो थोड़ा सा करते हो तो उसको समझ नहीं आती। अच्छा, अब जी अगली बात यह है कि सबसे पहले प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट का पिछले साल का कैरी डाउन बताएं कितना है? 49। पहले ये उठाना है, प्रोविजन फॉर कैरी डाउन का पिछले साल का, प्रोविजन फॉर वारंटी का पिछले साल का कैरी डाउन। वर्किंग नंबर 11, प्रोविजन फॉर वारंटी। तो पहला तो फटा यह था कि इसका ब्रॉड डाउन जो है वो छुपा हुआ था, वो निकालना था। तारीख बताएं। 1 जुलाई 17। ब्रॉड डाउन 49। जी मोहतरम बोलें। हाँ, डीटीए लिखा हुआ है ना, तो देखो सवाल में लिखा हुआ था कि ये डीटीएल है, इसलिए मैंने लिख लिया इसके साथ डीटीएल। बल्कि आज के बाद सुन लें, आई कैप जो है ना, इधर साथ साथ डीटीएल और डीटीए नहीं लिखता, वो डीटीएल्स के साथ पॉजिटिव साइन लगा देते हैं और डीटीए के साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। बस जो भी वजह है, नॉर्म सी है। बहरहाल इस सवाल ने हमें परेशान नहीं किया, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी है। अब अगर ये लाइबिलिटी है तो मींस पॉजिटिव के लिए वो लाइबिलिटी का लफ्ज़ लिख रहा है,
तो ये दोनों भी लाइबिलिटीज हैं, तो ये क्या है फिर? एसेट है। एसेट के बाप का नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इसके बाप का नाम हमने यहां लिखा और ये डिवाइडेड बाय 30 जरब 100 किया, तो ये बैलेंस निकल आया टीटीडी का। टीटीडी कितना है? अब हमें पता है कि प्रोविजंस को टैक्स वाले नहीं मानते, अब हम सारी रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं। टैक्स वालों ने इसकी वैल्यू बताई 0, लेकिन अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि नहीं यार, प्रोविजंस एक अंदाजा है। तो हमने 49 माइनस 0 यानी इन दोनों का डिफरेंस लिया, क्या जवाब आ गया? इसका मतलब है पिछले साल प्रोविजन फॉर वारंटी का कैरी डाउन था 49 या 14.7। हम तो साइनों की कैद से बाहर निकलना चाह रहे हैं, हम तो है टीटीडी और डीटीएल टाइप नाम यूज करने के आदि, हम साइंस के चक्कर में पढ़ने वाले नहीं हैं। तो अब ये पिछले साल का, आपको पता है ये टी काउंट के कैरी डाउन होते हैं, ये पीपी का कैरी डाउन होता है, ये इंटेंजिबल का कैरी डाउन होता है, यहां टी काउंट्स के कैरी डाउन आते हैं। तो ये कैरी डाउन था पिछले साल का, जिसे मैंने क्या बना लिया? हमारे साल का ब्रॉड डाउन। अच्छा जी, ये लाइन मिटा के मैं सवाल पढ़ रहा हूं, फिर इस लाइन का आपने मुझे मतलब बताना है। इट इज एस्टिमेटेड दैट, ये अंदाजा लगाया गया है, डेट वारंटी एक्सपेंसेस आर 2%। टी काउंट का फॉर्मेट बनवा दें, टी काउंट का फॉर्मेट बना दें। इधर क्या आएगा? एक्सपेंस, इधर क्या आएगा? और इधर कैरी डाउन, इधर कैरी डाउन। ओके, अच्छा जी, तसल्ली से सुने, बहुत आसान एडजस्टमेंट है, जिस तरह मैंने चलाना है आपने उस तरह चलना है, बस 1-2 मिनट 5 मिनट देखते रहें। अरे क्या कुछ भी नहीं रह गया, आधा घंटा हमारा पड़ा, ये एडजस्टमेंट है, तसल्ली से, बाकी टोटल हम कर लेंगे एंड पे जल्दी। इट इज एस्टिमेटेड दैट वारंटी एक्सपेंसेस आर 2% ऑफ एनुअल सेल। सेल कितनी है साल की? 17। अच्छा, ये कौन सी फिगर दे रहा है? वारंटी एक्सपेंस कौन सी फिगर दे रहे हैं? एक्सपेंस की बताएं जी, एक्सपेंस की फिगर 2% ऑफ जी 80 35। डन, चलें जी आगे। इट इज एस्टिमेटेड वारंटी एक्सपेंसेस आर 2% ऑफ सालाना सेल। एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 54। एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 54। एक्चुअल पेमेंट्स थी 54 की। ऑफ दिस, इसमें से 38 तो रिलेट करती हैं पिछले साल वाली पेमेंट से, इसमें से 38 इस 49 में से है। पिछले साल वाले जो मोबाइल सही कराने आ रहे थे वो भी आ गए, तो बाकी क्या होगा? वैसे ही आप वैसे ही पूछ रहा हूं, बाकी इसमें से भी कुछ सही कराने आए होंगे ना हमारे, जो जल्दी आ गए होंगे सही कराने। कितना? 16। ओके, देखिए मैंने क्या किया। एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 54। इस साल कितने के मोबाइल सही करके दिए? 54 के। इधर 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 देखना है, 54 के। इसमें से 38 वो हैं जो पिछले साल वाले हैं, तो इसमें से कितने लोग सही कराने आए? 38। बाकी फिर शायद इस 35 में से सही कराने आए हों इस साल वाले भी जल्दी मोबाइल सही कराने आ गए। कितना? 54 माइनस 38 16। ऐसे ब्रेकअप दे रहे, लीव इट ब्रेकअप दे रहे, ऐसे परेशान कर रहे हैं मुझे। जिस तरह मैं कहूं आपको कि ये डेटर है, देखते रहे 10 रुपए, ये जो है वो रशीद है, फिर मैंने सेल की बशीर को, और फिर मैंने सेल की भालू को, 3 रुपए की। ठीक है, रशीद को, बशीर को और भालू को। कैश आया 15। द 15 इंक्लूड द 10 ऑफ प्रीवियस ईयर एंड 5 ऑफ करंट ईयर।
सर इसको कैसे लिखना है? 10 ऑफ प्रीवियस ईयर एंड 5 ऑफ करंट ईयर, बस 15 लिख दो। नहीं नहीं सर, उसने लिखा हुआ है द रिसीट इंक्लूड 10 ऑफ प्रीवियस एंड 5 ऑफ करंट। सर कैसे लिखना है इसको बताएं। आपको शौक है तो फिर ब्रेकअप कर लें इसका, बालू बच गया। नहीं, अब वो सवाल वाला अगर खुद बोंगी मारे तो मैं क्या करूं? सवाल वाला कह रहे हैं इसमें से वो हैं और वो हैं। तो इस तरह की उसने बात करने की कोशिश की है कि कुछ ब्रॉडडाउन में से आ गए, बाकी कौन से आए होंगे, फिर कुछ इस साल वाले भी आ गए होंगे। इस तरह का उसने कुछ आपको कराने की कोशिश की है। सेल्स आर हियर इतने, अंडर द टैक्स लॉ दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट। ये बताने की जरूरत नहीं थी, ये बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट होती है। ग्रेचुटी और वारंटी जब एक्चुअल पे हो जाए तभी टैक्स वाले माइनस करने देते हैं। अगर सवाल में जो काली पट्टी के नीचे मैंने चीजें छुपाई हुई हैं वो अगर ना लिखी होती तो अल्लाह का शुक्र है मेरा ये सवाल पूरा हो गया था, जो कि बड़ा आसान है। कैरी डाउन कितना आ गया? 30, वट एवर इट मे बी 30। अब काली पट्टी मैं अभी मिटा नहीं रहा। अब आप जाके, नहीं ये गलत अकाउंट है, ये गलत अकाउंट है, इसमें मसला है, वो काली पट्टी असल में मैंने मिटानी है। आप बता दें, बड़ा आसान था सवाल। खर्चा उल्टा दूं कितना? 30, वही जो ग्रेचुटी में करते हैं। खर्चा उल्टा दूं 35 का, और पेमेंट क्या कर दूं? चाहे पुरानों में से इसमें जो मर्जी है यार, सही होगी ना चीजें। तो खर्चा उल्टा के पेमेंट माइनस कर दें, और प्रोविजन फॉर वारंटी की ये हो जाएगी कैरिंग अमाउंट 30 और टैक्स बेस 0। ये तो काम बड़ा आसान सा था। लेकिन मैं जरा कैरी डाउन को अभी साइड पे रखने लगा हूं, कैरी डाउन को साइड पे रखने लगा हूं। मैं अभी बैलेंसिंग नहीं निकाल रहा, और थोड़ा सा एक काम कर रहा हूं, माजरत। 35 को जरा मैंने अंदर बुला लिया, 35 को मैंने जरा अंदर बुला लिया। अब आपने देखना है, ओएल सेल गुड्स विद अ, ओएल चीजें बेचती है 1 साल की वारंटी की। ओएल चीजें बेचती है 1 साल की वारंटी देके। सोचें कुछ। चल यार छोड़ें, आपको अकाउंटिंग नहीं आती, भाड़ में गई अकाउंटिंग। आप सिर्फ दुकानदार बन जाए, दुकानदार बन के सोचें। मैं डेट्स भी लिख देता हूं। अकाउंटिंग नहीं आती आपको तो मुझे टेंशन नहीं है, आप सिर्फ दुकानदार बन के सोचें। क्या 11 मतलब क्या? 11 क्या? एक दो बंदे ने बोले कि 11 वाले कभी भी नहीं आ सकते। किसने बोला था ये भी? यार ये क्या बंदा है यार। और पाइजन वारंटी कार्ड पे हमने लिखा हुआ 1 साल की वारंटी है, तो ये पिछले साल वाले मोबाइल बिके हुए का कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बना है। जो पिछले साल मोबाइल बिके थे 30/17 तक, वो मैक्सिमम 30/18 तक आ सकते हैं। जो पिछले साल मोबाइल बिके थे 30, और दुकानदार बने यार, दुकानदार अकाउंटेंट ना बने। जो 30/17 तक मोबाइल बिके थे उनका ही कैरी डाउन ये ब्रॉड डाउन है ना मेरा। वो लोग 49 वाले, ये अगर मैक्सिमम भी आ जाएं तो 30/18 की रात तक आ सकते हैं। इसके बाद अगर वो आएंगे और अपना वारंटी कार्ड लाएंगे, मिसाल के तौर पे वो 2 जुलाई को आते हैं और 2 जुलाई को कहते हैं भाईजान ये देखें मेरा मोबाइल, मैंने ऑन किया, स्क्रीन उल्टी हो गई है, भाईजान ये ला आपका वारंटी कार्ड, इस पे साल खत्म हो चुका है, ये अब इसकी कोई वारंटी नहीं है, अब इसकी कोई वारंटी। क्या आप 30/17 के कैरेट डाउन वाले मोबाइल्स के जो वारंटी कार्ड हैं उनको 30/18 के बाद ऑनर करेंगे? अच्छा, अब मुझे बताएं 49 के बदले, जैसे ना आप डेटर को कह देते, ऐसे ऐसे मिसाल दे रहा हूं, बुरा ना मनाइएगा, जैसे आप डेटर को कह देते, ब्रॉड डाउन वाला कौन था? रशीद। कितना था? 10। रशीद तू अगर साल के एंड तक 10 दे गया, वरना मेरी नजर में तू मर गया। नहीं आया वो, नहीं आया वो।
नहीं आया। मैं मिसाल दे रहा हूं, यानी आपने गुस्से में आकर रशीद, एक साल की वारंटी, रशीद अगर तो साल के एंड तक पैसे दे गया तो दे गया, वरना तो मेरी नजर में दुनिया से चला गया, आइंदा नहीं, शक्ल ना दिखाई, एक साल बाद शक्ल ना दिखाई। अब अगर वो एक साल नहीं आया तो बस सब इसके डेट को क्या कर दें, क्योंकि उसके बाद अगर वो आएगा भी ना, वैसे तो हम ऐसी ऑफर करते ही नहीं किसी को, क्योंकि इससे हमारा नुकसान होना है, लेकिन फिर अकल लगाए ना, फिर बैड डेट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। इसी तरह जब 30 जून 17 की डेट लगे हुए कार्ड कोई लाएगा तो मैं उसके कार्ड को देख के कहूंगा तेरा कार्ड मेरी नजर में मर गया, तेरा कार्ड मेरी नजर में, क्योंकि वो तो 30 जून 18 तक आ सकता था ना, अगले साल तो नहीं आ सकेगा। आप बताएं, आप बता दें, मैंने अंदाजा लगाया हुआ था कि मैंने 90 की पेमेंट करनी है और मैंने कर दी 80, तो एक की मुझे क्या हो गई, खुशी। इसी तरह मैंने अंदाजा लगाया हुआ था कि 49 की वारंटीज मुझे ऑनर करनी पड़ेंगी। बताएं मैंने क्या अंदाजा लगाया हुआ था, 49 की वारंटीज मुझे ऑनर करनी पड़ेंगी, उसमें से अभी तक से 38 आए हैं। मेरे ख्याल से इसमें से अब कोई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता इसमें से कोई, क्योंकि अब आपको एक फिगर नहीं निकालनी पड़ेगी, टी काउंट से नहीं, अकल लगा के, 49 और 38 का डिफरेंस, व्हाट इज दिस। ये 11 की अभी क्रेडिटर अकाउंट में मैंने खुशी बुक की थी, ये खर्चा नहीं है, ये क्या है 11 की, कैसे निकली है, क्या अंदाजा था कितने देने पड़ेंगे पुरानों को, पुराने आए ही नहीं, मोबाइल से ही कराने आए नहीं पुराने, कितने के करा के गए, सिर्फ 38 के। 11 की खुशी है, लेकिन मैं इसको खुशी रिकॉर्ड नहीं किया करूंगा, मैं इसे खर्चे से नेट किया करूंगा, वरना करंट टैक्स की वर्किंग में ऐसी 2-3 फिगरें कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन सबर, आप मुझे अभी 11 की खुशी को मैं नेट करके रिकॉर्ड कर रहा हूं, बताएं कितना बना, 24। अच्छा चलें बता दें, व्हाट इज माई खुशी कैसे निकली, 49 और 38 का डिफरेंस, कितने के मोबाइल सही करके देने थे, 49, कितने कर दिए, कितने साल बाद कर दें, अगले साल तो अब नहीं करके देंगे क्योंकि 1 जुलाई 17 वाले हैं, कितने कर देंगे, कोई नहीं करके देंगे। इसलिए एक तरफ से खर्चा आ रहा है, वो इस साल की सेल का है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो इस साल की सेल का खर्चा, ये तो जेन्युइन खर्चा है हमारा, ये तो अगले साल आएंगे इंशाल्लाह मोबाइल सही कराने, हो सकता है इस साल भी कुछ आ जाए जल्दी। तो इस साल की सेल का खर्चा ये हो गया, पिछले साल की खुशी बुक करवाएं, खुशी को की साइड पे बुक कर दूं या खर्चे से नेट कर दूं, खर्चे से नेट कर देंगे तो इस टी अकाउंट में कोई नई लाइन आइटम नजर नहीं आएगी, -11 खुशी, तो खर्चा ओवरऑल 24, बैलेंसिंग 19। और माजरत की बात, लेकिन प्लीज ये 19 वो हैं जो 35 - 16 हैं, ये वैसे बैलेंसिंग है ना, 35 इस साल वाले हैं ना, 35 ब्रॉड डाउन तो फारक कर देने हैं, वो तो मर गया हमारी नजर में, 35 वाले ने आने, उसमें से कितने आ गए हैं 19, फिर कभी आ जाएंगे, लेकिन वैसे ये बैलेंसिंग निकाल लें। लेकिन एक मिनट आखिरी बात मुझे बता दें, यहां से मुझे पता चल जाए आपको ये अकाउंट समझ आ गया या नहीं, कोई बंदा सवाल ना पूछे। इधर देखिए, अगले साल मैंने कारोबार बंद कर दिया, सिर्फ रिपेयर शॉप ओपन रखी हुई है, अगले साल मैंने कारोबार बंद कर दिया, सेल इनका 2% जीरो, सेल में कर ही नहीं रहा, अगले साल मैंने कारोबार बंद कर दिया और सेल कोई नहीं हो रही, अगले साल मैं दुकान 1 साल खुली रखूंगा क्योंकि मैंने वारंटीज दी हुई है, कोर्ट में जाके केस हो सकता है मेरे खिलाफ, अगले साल मैं बैठा रहा 19 के बदले अंदाजा ही लगाया था ना 21 आ गए, 19 के बदले 21 आ गए, वो इतने ज्यादा आ गए, 19 के बदले 21 आ गए। अब नहीं, अब मैं इधर इनकम बुक नहीं कर सकता, अब मैं जो इस साल का अपना खर्चा होगा अगर कोई हुआ उसमें जमा कर दूंगा 2, ताकि 19 जमा 2 21 के बराबर हो जाए और अकाउंट टैली कर जाए, ऐसे ही है। वो क्या आप परेशान क्यों हो रहे हैं, क्या अंदाजा लगाया था कितने आएंगे यार, रिलैक्स रहा करें, क्या अंदाजा लगाया था कितने आएंगे, कितने आ गए 21, तो 2 की खुशी या गम, 2 का गम,
गम गम किस साइड पे बुक कर दूं? गम गम इधर 2 का बुक कर दूं। तो यही काम मैंने इस साल किया, लेकिन वो खुशी है। आने कितने थे, उसमें से कितने आए, बाकी कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि उसको मैंने मुंह से बोला था साल बाद आया तो तू मेरी नजर में मर गया। तो अब इसका मतलब है 11 की मैं क्या बुक करूंगा? खुशी। जो बंदा 11 की खुशी बुक नहीं करेगा ना, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अकाउंट बना दिया वैसे बना देगा, तो इस एडजस्टमेंट के ना 4 नंबर थे मुख्तलिफ जगहों पे, उसमें से 3.5 ले लेगा। तो एक चीज की वजह से क्यों परेशान होते हैं यार? नहीं -11 होगा तो क्या होगा, लुट मच जाएगी, ये फिक्र गलत आएगी। लेकिन ये बेस जब लेके जाएंगे वहां आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ इस 11 के मार्क्स कटेंगे, बाकी सारे मार्क्स थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था सारे पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो डोंट परेशान ना हुआ करें जाते हुए फिर नहीं यार फिर भी ये 11 माइनस की हुआ था। तो आप साथ वाले से पूछो बाकी समझ आया, बट ठीक है 50% लेने होते हैं, इस तरह कह के ना उसको हौसला दे दिया करें, लेकिन अगले दिन आके समझा भी दिया करें, दोस्त है आपका थोड़ा बहुत तो जरा। अच्छा जी, इसको ना आप रहने दें, इस एडजस्टमेंट की जान ना लें, इस एडजस्टमेंट को अगली क्लास की सुबह आके दोबारा डिस्कस करेंगे, छोड़ने पर अब इसकी जान ना लें, बहुत ले ली इसकी जान। ये मुझे पूरा करा दें 5 मिनट में पूरा सवाल। वारंटी एक्सपेंस 24 ऐड करके पेमेंट लेस कर दें। सवाल जरा पूरा करा दें क्योंकि मैंने रिकॉन्सिलेशन जरा बनवानी है। 24 ये तो पूरी करें ना, इस साल की पिछले साल की सारी पेमेंट्स माइनस करें। 543 टैक्स बताएं एट द रेट ऑफ 30%। 162 पॉइंट, जल्दी करें, नोट करें, करंट टैक्स की वर्किंग नोट करें। ये एडजस्टमेंट इंशाल्लाह कल रिवाइज कर लेंगे स्पोर्ट्स डे पे। ओके प्रोविजन फॉर वारंटी की जगह मैंने छोड़ी हुई थी, प्रोविजन वारंटी की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 0, बस जो भी कैरिड ऑन आना है आपने वही लिखना है ना। अब ये 19 को अगले साल इस 19 के बदले कितने आए? नहीं, ये तो 30 जून 18 की रात को ये इस 35 माइनस 16 के बराबर आ रहे हैं ना, इसको मैंने ऐसे चेक करवाया लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं। तो इस साल जो मोबाइल बेचे हैं वो 35 का उनका खर्चा है वारंटी का, उसमें से 16 आ गए हैं, बाकी अगर अगले साल आ जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि ये इस साल की सेल है, ये पिछले साल के नहीं है। वो तो आने हैं भाईजान, ये 35 जो इस साल की सेल का 2% है, ये अगले साल आ सकते हैं। एक मेरी बात बताएं, एक मिनट यार, ये जो 35 की सेल हुई है क्या ये सारी हमारे साल के पहले दिन होगी या हमारे साल में 12 महीनों में बीच बीच में होती रही होगी? मेरे ख्याल से इस सेल में से जो सेल 28 जून 18 को हुई है वो तो अगले साल 28 जून 19 तक आ सकते हैं। तो ये तो नहीं कि सारी सेल हमारी यकम जुलाई 17 को हो जाती है। जो इस साल के सेल वाले लोग हैं उनको सारी सेल साल के पहले दिन हुई है या पूरे 12 महीने में बार बार हुई होगी? बार बार हुई होगी, तो वो तो अगले साल आ सकते हैं ना। तो इस साल की सेल वालों को तो आने दें। मैंने कौन सी वाली सेल वालों को आने से मना कर दिया है? जो पिछले साल के कैरी डाउन थे और इस साल के ब्रॉड डाउन बन के इस साल भी गुजर गया और नहीं आए, तो ब्रॉड डाउन पे मैंने एतराज उठाया, बाकी किसी फिगर पे एतराज उठाने की जरूरत नहीं। ये क्लोजिंग पेबल है हमारा, क्लोजिंग पेबल 19 आ गया, और बहरहाल ये IAS 37 का कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने डिस्कस भी करना है ये अकाउंट प्रोविजन फॉर वारंटी। अब एक रेट 10 है। अच्छा एक और चीज सोचा करें कि ये हर एक का अलग अलग निकालना है टैक्स से इकट्ठा निकालना है। सवाल में एक लाइन लिखी होगी, ईच टेम्परेरी डिफरेंस, ईच टेम्परेरी डिफरेंस हर एक का अलग अलग निकालना है। लग रहे हैं फिर दीवानों की तरह। ग्रेटर है ये ग्रेटर, और सबका रेट
अच्छा जी, एक मिनट, अब आप मुझे बता दें 55 20 एक मिनट ना, अब मुझे बस कर लेने दें, फिर एक ही दफा पेन पे नोट कर लीजिएगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ, ये एसेट है, ये भी एसेट है, इसमें तो लेस है। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, टीटीडी। अब आप रूल लगा रहे हैं बड़े तेज, कहते हैं टाइम नहीं हमारे पास। टीटीडी, टीटीडी हो गया, ये लाइबिलिटी है। और यार रट्टे क्यों मार रहे हो, डिडक्टेबल इन फ्यूचर है, फ्यूचर में जब पेमेंट होगी तो प्रोविजन माइनस हो जाएगी। डिडक्टेबल टेम्परेरी, ये 14 रुपए रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से टैक्स वाले फ्यूचर में टैक्स डेप्शन रिकॉर्ड करेंगे, डिडक्टेबल इन फ्यूचर। रूल भी लिखते रहिएगा घर जाके इधर बेशक। पेएबल जब पे होगा तब डिडक्ट हो जाएगा, डिडक्टेबल इन फ्यूचर। पेएबल जब पे होगा तब डिडक्ट हो जाएगा, सारी कैश अकाउंटिंग, ये रूल कहीं थी नहीं। रिसीवेबल जब रिसीव, नहीं वो तो एग्जाम्प्ट है। रिसीवेबल जब रिसीव होगा तब टैक्स लग जाएगा, टीटीडी। अनअर्न्ड जब, ये जरा लंबे तरीके से सोचना पड़ना था, ये लाइबिलिटी है ना। अनअर्न्ड जब अर्न होगा अगले साल, लॉजिक अगर सोचनी है, अनअर्न्ड अर्न होगा तो अकाउंटिंग वाले P&L में डालेंगे, टैक्स वाले कहेंगे इस साल ही तुमने कैश डाल के इनकम में डाल लिया है तो इसलिए उल्टा दो। अभी ये कैश डाला है हमने तो उल्टा दो, तो इसका मतलब है अगले साल डिडक्टेबल होगा जी। बहरहाल वो जो रूल है उसके ऊपर लगा देना था आपने। क्या चीज, ये वाला 30% एक्स्ट्रा आ गया ना। अच्छा जी, ओके। ये वो जो एक क्लास हुई थी ना जिसमें 4 थे और मैंने कहा था अपलोड हो जाएगी क्लास यूट्यूब के ऊपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 था शायद, उसमें ये बातें हुई थी सारी, प्री पेड पेएबल क्यों डिडक्टेबल है, इसलिए ये मैं रिवाइज नहीं करा रहा। तो छोड़ें यार, टोटल बता दे किसी ने कर लिया तो 5 DTL, बस ये 10% ये लगवा के जरा बता दें कितना आ रहा है। बाकी जरा रेट 30% ही थे वो खुद ही लगा लीजिएगा, सोल्यूशन में लगे हुए हैं। एक काम आप करने हैं, टी अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, टी अकाउंट। DTL का टी अकाउंट ब्रॉड डाउन ना यार, आप नोट ना करें, जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना चीजों में, वो देखें रिवीजन हो रही है सारी। ब्रॉड डाउन 25.2, कितने लोग फारिग भी हो चुके हैं नोट बना के। ब्रॉड 20, कैरी डाउन 5. ये फिगर आप खुद ही निकाल लीजिएगा, मैंने नहीं निकाली। 5.6, रेट चेंज का कोई इफेक्ट नहीं और कुछ नहीं है। DT 19.6, ये उल्टी है, खर्चा नहीं है, खर्चा उलट रहा है। सबर यार नोट क्यों कर रहा है, क्या जल्दी है। नोट अंग्रेजी खुद ही लिख लीजिएगा। CT बोले खर्चा, खुशी टोटल 143। अब मैं रुक गया हूं। अब जहां जहां करंट टैक्स की वर्किंग में और जहां जहां डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में 30% का रेट नहीं लगा, वो सारी चीजें रिकॉन्सिलिएशन में जाएंगी। करंट टैक्स में तो ऐसा मसला है ही नहीं। जहां जहां करंट टैक्स की वर्किंग में और जहां जहां डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में 30% का रेट नहीं लगा, वो चीजें रिकॉन्सिलिएशन में जाएंगी, पहली बात। दूसरी, एग्जेम्प्ट इनकम और परमानेंट डिफरेंसेस रिकॉन्सिलिएशन में जाएंगे। तीसरी बात, ब्रॉड डाउन और कैरेड डाउन का अगर रेट डिफरेंट होता तो इनका डिफरेंस भी, जो हम वो निकालते होते थे एक फिगर, ओपनिंग लायबिलिटी है और इस तरह करके, वो भी रेट चेंज में जाएगा। 3 चीजें, क्या क्या, करंट टैक्स और जहां जहां रेट, वो भी जाएगा रिकॉन्सिलिएशन में। एग्जेम्प्ट इनकम और परमानेंट, एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड भी जाएगी रिकॉन्सिलिएशन में। और तीसरी बात,
रेट चेंज अगर ब्रॉट डाउन कैरी डाउन का था, जो कि सवाल में नहीं है, तो वो भी इधर जाएगा। चलें जी, रिकॉन्सिलिएशन पीबीटी 508 जी, टैक्स रेट 30%, 152.4। अच्छा, अब आप बता दें, आसान मार्क्स लें पहले डोनेशन वाले। डोनेशन क्या करना है जी, जो करंट टैक्स में की है ऐड, जो करंट टैक्स में की है। परमानेंट डिफरेंट डोनेशन नहीं है डोनेशन नॉट अलाउड है। डोनेशन का टैक्स 1.5। अच्छा जी, वही साइन यूज करने हैं जो करंट टैक्स की वर्किंग में की है। क्या इस जगह कोई और रेट आया? 10% आया। अच्छा, इसको यहां से ना देखा करें 35 को, 35 को इधर से आके देख लें, रेट आपके पास क्या लगा है? रेट माइनस, सॉरी फिगर क्या हुई है? माइनस हुई है, ऐड हुई है? माइनस हुई है, ठीक है। रेट 10% है और फिगर क्या हुई है? अब अगर फिगर क्या हुई है तो व्हाट डज इट मीन कि ये जो 35 है इसने भी अपना रोल प्ले करना। हम प्रॉफिट पे कितना लगा चुके? 30। प्रॉफिट पे कितना लगा दिया? उसमें से 35 को निकाल कर 10 लगाया ना, तो प्रॉफिट में तो 35 पड़ा हुआ था, निकाला ना। इस बात का क्या मतलब है? अगर प्रॉफिट में 35 पड़ा हुआ था और निकाल दिया, तो इसका मतलब है निकाल के अगर इस पे 10 लगाया है तो हमने तो इसमें 35 पड़ा पूरा 30% लगा दिया। तो कितना ज्यादा लगा दिया? तो लेस कर दें। साइन वही करंट टैक्स वाला साइन, अल्लाह का शुक्र है इसमें आसानी है। डिविडेंड इनकम कितना लगना था? 10। कितना लगा दिया? कितना ज्यादा? 35 इंटू कमीशन का क्या मसला है? कमीशन भी एग्जाम्प्ट है। कमीशन कितना एग्जाम्प्ट है? 12%। कमीशन कितना एग्जाम्प्ट है? 12। क्या? अच्छा, हाँ, रेट इसका 0% है। यू आर राइट। तो एक और एग्जाम्प्ट इनकम है, डेट इज कमीशन इनकम। जल्दी करें। नहीं, एग्जाम्प्ट इनकम तो क्या होती हैं? लेस होती हैं। कमीशन इनकम बोले जी 12 इंटू 143.3। नोट कर लें। एक मिनट के लिए जरा सारे देख लें, छोड़ दें। अभी है, मुझे पता है 3:23 में 4 मिनट हैं। इधर देख लें सारे, इधर ऊपर देखें। कमीशन और डिविडेंड इनकम, इसमें पड़ा था तो निकाला ना, निकाल के इस पे टैक्स नहीं लगाया, इस पे कम लगाया, लेकिन इसमें पड़ा था इसलिए निकाला। अब जब हम इधर आए तो इधर हमने पूरे 508 पे लगा दिया 30%। तो 508 में तो कमीशन और डिविडेंड भी पड़ा था, तो क्या कर दिया? इन दोनों को अब यहां लाके माइनस कर दे, जैसे करंट टैक्स में करते थे। इनको यहां लाके माइनस कर दे, लेकिन रेट कौन सा लगाएं? इस पे कितना लग गया? 30। असल में कितना है? 0 कमीशन पे, तो कितना ज्यादा लग गया? 30। और इस पे कितना लग गया? 30। लगना कितना है? कितना ज्यादा लग गया? 20%। होमवर्क का सवाल ले लें। आया पर अबू बकर अब्दुल्ला को बुला लें। कोई मसला हुआ अगली क्लास में पूछ लीजिएगा इस सवाल का। वो अच्छा, ये सवाल मुझे बताएं, 18 नंबर थे, अगर डिस्कशन ना होती तो 9 नंबर ले लेने थे। 9 से ज़्यादा आ जाने थे। अच्छा, वो IFRS 8 का सवाल बस एक होमवर्क में ले लें, और वो ऐसे फारग सा सवाल है, टाइम ज़ाया करने के लिए आपको दे रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है जब तक बनाएंगे नहीं नोट तो याद नहीं रहेगा। 37.1 और 2 टाइप नोट
ये ना पेज 628 के ऊपर सवाल है, पेज 628 पे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ एक ही सवाल है बस, पेज 628 पे क्वेश्चन नंबर 1। भाई आप हाइब्रिड में चले जाओ, ले आओ ना, जल्दी करो। अच्छा, पेज 628 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें एक मसला है, आप ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट इस्तेमाल कीजिएगा, लिख लें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इस्तेमाल करने हैं, वरना मसला ये होगा कि आपके 10% टेस्ट सही नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा डाटा ज़रा डेलिकेट था इस सवाल का, पेपर में ऐसा खतरनाक डाटा नहीं होता। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाइएगा, फिर उसके बाद आपका सवाल मैनेज होगा, वरना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, टेस्ट कुछ और आपको रिजल्ट दे सकते हैं। पेपर में इतना वो रिस्की सवाल नहीं आता, ये सवाल असल में बस इसका डाटा थोड़ा अजीब सा है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा दीजिएगा, सारी चीज़ें इंशाल्लाह सारी मैनेज हो जाएंगी। और कोशिश करना है रिकॉन्सिलिएशन और सब मैनेज हो जाए, और नीचे सारा सोल्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है यार, क्लोज करो।